ऐसा भविष्य जहाँ पृथ्वी पर से सारी औरतें और फीमेल्स एकदम से खत्म हो चुकी हों। चारों तरफ इंसानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मेल्स दिखाए जाते हैं। लेकिन क्या होगा इस इंसान की बेटी पैदा हो जाती है तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत हो रही होती है उस समय को दिखाते हुए जहाँ पृथ्वी पर एक अजीब तरीके का वायरस फैला हुआ था। ये वायरस ना ही किसी ने बनाया होता है और ना ही ये कोई बीमारी फैला रहा था, लेकिन बाद में पता चलने लगा कि इस प्लेग वायरस की वजह से पृथ्वी पर मौजूद जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो एक एक करके मरते जा रही हैं। वैज्ञानिकों ने इसका सॉल्यूशन निकालने का बहुत ट्राई किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए और अब तक तो आधे से भी ज्यादा फीमेल्स खत्म हो चुकी हैं। अब समय ऐसा आ चुका है कि पृथ्वी पर फीमेल्स को देख पाना एकदम रेयर हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ मेल्स का झुंड ही मौजूद था और किसी को बिल्कुल नहीं आइडिया कि वो अपने आगे की जनरेशन कैसे कंटिन्यू करेंगे। फीमेल्स के ना होने पर इंसानों की बॉडी में भी चेंजेस होने लगे, लेकिन ये साफ कहा गया है कि फीमेल्स के बिना इंसानी सभ्यता का अस्तित्व एकदम से बेकार है। अब इन सारी केओस के बीच हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम कैन था। कैन की भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ हुआ करती थी जिसका नाम लिली था। बेचारी वो भी प्लेग वायरस का शिकार हो गई और मारी गई। कैन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और जब लिली मरने वाली थी तो उनका एक बेबी हुआ था। कैन ने तो अपनी बेबी का नाम रैग रखा जो उसे बहुत पसंद था। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि कैन का जो बेबी हुआ था वो एक बेबी गर्ल होता है। लेकिन कैन को यही डर था कि अगर बाकी दुनिया वाले मेल्स को जब ये पता चलेगा कि उसकी एक बेटी हुई है तो वो किसी खूंखार शैतान की तरह उसकी बेटी का क्या हश्र करेंगे ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसी डर के मारे कैन ने अपनी बेटी का ये राज एकदम छुपा कर रखा। रैग जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो कैन ने उसके सारे बाल काट दिए। उसे हमेशा वो एक लड़के के गेटअप में रखता ताकि कोई पहचान न पाए कि वो एक लड़की है। अब रैग धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ रही थी और कैन उसे हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करना चाहता था। कैन ने अपनी बेटी रैग को साफ समझा कर रखा होता है कि तुम एक लड़का हो, चाहे कुछ भी हो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। इन्हीं रीजंस की वजह से कैन किसी पर भरोसा नहीं करता था और अपनी बेटी को लेकर अलग अलग जगहों पर सरवाइव करता रहता। बाकी आदमियों के डर के मारे वो एक जगह पर कभी रुकता ही नहीं, कभी फॉरेस्ट में, कभी बर्फीली जगहों पर तो कभी डेजर्टेड वाले एरिया में। लग रहा होता है कि कैन की जर्नी अपनी बेटी रैग के साथ कभी खत्म ही नहीं होने वाली। रैग भी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और उसे सब समझता भी था। अब एक रात जब वो दोनों टेंट में सो रहे होते हैं तो कैन हमेशा की तरह अपनी बेटी रैग को कहानियां सुनाया करता। वो उसे एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में बताता है जिसने पृथ्वी पर इंसानों का जन्म किया। कैन ये भी बताता है कि उस क्रिएटर ने जानबूझकर इंसानों के अंदर दो पेयर्स रखे, यानी कि एक मेल और एक फीमेल, जिससे कि आगे की जनरेशन एकदम कंटिन्यू रहे। लेकिन लग रहा है कि अब वही क्रिएटर नाराज हो चुका है। उन्होंने पृथ्वी की सारी फीमेल्स को अपने पास बुला लिया और अब सिर्फ मेल्स बचे हुए। रैग तो अब थोड़ा क्वेश्चनिंग करने लगती है कि वो खुद एक फीमेल है तो क्या पृथ्वी पर उसके जैसे कोई भी नहीं बची। कैन बताने लगता है कि हो सकता है कि कुछ फीमेल्स अभी भी मौजूद हों, लेकिन ये साफ झूठ था रैग को समझाने के लिए। हाइपोथेटिकली देखा जाए तो अब पृथ्वी पर सिर्फ एक ही फीमेल बची हुई है और वो है कैन की बेटी रैग। कैन चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बेटी को दूसरे मेल्स के हाथ में लगने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो रैग को बार बार समझाता है कि तुम्हें अपने बाल काटने होंगे और किसी लड़कों की तरह बिहेव करना होगा। कैन रैग को कहीं लेकर भी जाता तो वो पूरी तरीके से एक लड़के के गेटअप में होता है। फिलहाल अभी तक तो कैन की बेटी रैग को किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन आगे आने वाला समय उनके लिए इतना दर्दनाक होने वाला है कि वो सोच भी नहीं सकते। अब अगली सुबह फॉरेस्ट के अंदर कैन पानी भरने के लिए चला जाता है। अचानक उसकी नजर गई एक बूढ़े आदमी पर जो कि वहां से गुजर रहा था। तुरंत ही कैन अपनी बेटी रैग को इशारा देता है कि तुम अंदर जाकर छुप जाओ और जब तक वो ना बुलाए बाहर मत आना। कैन तुरंत ही उस बूढ़े आदमी के पास गया और पूछने लगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये फॉरेस्ट बहुत ही डेंस है तो यहाँ घूमना नहीं चाहिए। अब वो बूढ़ा आदमी कुछ बोल पाता इससे पहले रैग टेंट में से बाहर निकलकर सामने आ जाती है। वो भी उस बूढ़े आदमी को बड़े ध्यान से देख रही थी। कैन इस बात से बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि रैग एक लड़की है और उससे रास्ता पूछते हुए वहाँ से निकल जाता है। कैन एक समय पर अपनी बेटी के लिए एकदम डर गया था, पर अब शायद सब कुछ ठीक है। कैन अब अपनी बेटी रैग के ऊपर बहुत गुस्सा करता है कि तुम्हें बाहर निकलने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन इस समय पर रैग अब काफी बड़ी हो चुकी थी और उसे ये समझ नहीं रहा था कि वो हमेशा डर डर कर क्यों रहते हैं। ऐसे तो वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते। इस समय पर रैग को लोगों से छुपना नहीं था बल्कि उनसे इंटरेक्शन करके उनके बारे में जानना था। पर कैन को असली रियलिटी पता है कि पृथ्वी पर मौजूद ये सारे मेल्स कितने बड़े हैवान हैं। खैर वो अपनी बेटी रैग को इतने डिटेल में तो नहीं बता सकता था, पर वो सिर्फ इतना कहता है कि वो सारे मेल्स एक क्रिएचर्स हैं। ऐसे क्रिएचर्स जो दिखते तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन अगर हम उनके ऊपर बिलीव करके पास चले गए तो वो हमें जान से मार देंगे। यही सारी चीजें समझाते हुए कैन अपनी बेटी रैग को कन्विंस करता है उसके साथ आगे कंटिन्यू करने के लिए।
अब फॉरेस्ट में से बूढ़े आदमी के जाने के बाद कैन ने सोच लिया था कि वो एक सेकंड भी यहाँ पर नहीं रुकेंगे, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए वो रैक को सारे सामान बटोरने के लिए कहता है और अपना टेंट उठाकर कहीं और चल पड़ता है। रैक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो अपने फादर के अलावा कई और लोगों से इंटरेक्ट करना चाहती थी, लेकिन कैन हमेशा उसे रोक देता और अपने साथ लेकर चला जाता। ये ऑब्वियस बात है क्योंकि रैक अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उसे एक्सप्लोर करना है और सारी दुनिया देखनी है कि आखिर ये सब कैसे काम करता है। पर फिलहाल कैन रैक को एकदम प्रोटेक्ट रखते हुए दूसरी तरफ जाने लगा कोई एक सेफ प्लेस ढूंढने के लिए। लकीली उन्हें फॉरेस्ट में मौजूद कई सारे ऐसे अबैंडन घर मिल जाते हैं जहाँ फिलहाल अभी के लिए कोई नहीं रहता, तो इसीलिए वो दोनों रुकने का वहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। पर यहाँ कहीं भी स्टे करने से पहले कैन वहाँ की सिक्योरिटी का बड़े अच्छी तरीके से ध्यान रखता था। वो हमेशा ये कोशिश करता कि जिस जगह पर वो रुक रहे हैं वहाँ से थोड़ी दूरी पर वो अपने सारे सप्लाईज और रिसोर्सेज रखे। ये इसलिए क्योंकि कोई भी उनके ऊपर अटैक कर सकता है, अगर वो बच गए तो उनकी रिसोर्सेज भी सही सलामत होने चाहिए। साथ ही साथ कैन एक ऐसा सीक्रेट दरवाजा भी बना देता जिससे वो आसानी से भाग सके। कैन अब ये सारी चीजें इंश्योर करने के बाद खाना बनाने के लिए चला गया। कैन भी अब थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है कि रैग लगातार बड़ी होती जा रही है। बड़ी होने के साथ साथ एक इंडिपेंडेंस भी आती है जो कि रैग को बाद में जाकर फील होगा, और कैन यही होप करके बैठा हुआ था कि उसके बड़े होने से पहले सारी चीजें ठीक हो जाए। अचानक अब रैग जोर जोर से विसल की आवाज करने लगती है जिससे कि कैन एकदम चौकन्ना हो गया, क्योंकि कैन ने रैग को वो विसल एकदम जरूरत पड़ने पर बजाने के लिए कही थी। वो तुरंत ही भागता हुआ अपनी बेटी रैग के पास गया और उसे गले लगा लिया। रैग उसे इशारा करती है उस दूसरे घर के अंदर। कैन उसे लेकर जैसे ही इंटर करता है तो वो भी एकदम से शॉक हो गया, क्योंकि सामने की तरफ 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और वो किसी फीमेल्स की होती है। ये बात सिंपल है कि प्लेग के कारण इनके बॉडी पर भी असर हुआ और मेडिसिन ना मिलने के कारण वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। ये नजारा बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था और खासकर कि रैग के ऊपर इसका ज्यादा असर पड़ा था। कैन रैग को बहला फुसलाकर वापस घर में लेकर आ जाता है और उसे खाना खिलाकर सोने के लिए कहता है। दोनों बाप बेटी एक दूसरे से लगातार बातें करते जा रहे थे। रैग के दिमाग में से तो अभी भी वो डेड बॉडी वाली चीजें निकली नहीं होती। वो तो बार बार कैन से पूछती है कि उन लोगों का मरने का रीजन क्या था। अगर पृथ्वी पर सच में फीमेल्स नहीं बची तो मैं कैसे जिंदा हूँ। अब यहाँ कैन ने बताया कि हो सकता है कि वो फीमेल्स बहुत ही ज्यादा पहले से बीमार हो, इसी वजह से प्लेग का असर उनके ऊपर सबसे ज्यादा हुआ होगा। उस समय तो कोई भी मेडिसिन या फिर एंटीडोट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ वैज्ञानिक काफी आगे बढ़ चुके हैं और जरूर उन्होंने इसका कुछ सोल्यूशन निकाल ही लिया होगा। रैग को अभी भी इन चीजों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। उसका यह साफ कहना था कि अगर सच में प्लेग का असर कम हो चला है तो उन्हें डर डर कर रहने की जरूरत ही नहीं। रैग अपनी रियलिटी जो कि वो फीमेल है सभी को बताना चाहती थी, क्योंकि ये उसका हक है अपने तरीके से जीना। पर कैन अपनी बेटी को अभी भी साफ मना करता है, क्योंकि भले ही बीमारी का असर थोड़ा सा कम हुआ हो, पर पूरी पृथ्वी पर चारों तरफ जो गुस्सैल और खतरनाक आदमी घूम रहे हैं वो इस समय बीमारी से भी ज्यादा बड़ा खतरा बन चुके हैं। जब तक सारी कंडीशन ठीक नहीं हो जाती वो रैग को यही समझाता है कि हमें छुपते छुपाते रहना होगा। पूरी रात रैग इन्हीं सारे सोच विचार में डूबी रही। अगले दिन सुबह होने पर रैग जब अपने फादर कैन के पास जाती है तो कैन कहने लगा कि हमें टाउन में जाना होगा रिसोर्सेज लेने के लिए। उनके पास खाने पीने की चीजें काफी कम हो चुकी हैं। रैग तो थोड़ा सा एक्साइटेड थी एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन कैन ने रैग से साफ कह दिया कि तुम एक लड़के का गेटअप बना लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक लड़की हो। इस बात से रैग एकदम डिसअपॉइंटेड हो गई, क्योंकि उसे अपनी असली आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही थी। रैग को बुरा तो लगता है, लेकिन उसने अपने फादर कैन को कह दिया कि वो वहाँ से लाइब्रेरी भी जाएंगे, क्योंकि रैग को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था और उसे कई सारी बुक्स भी चाहिए होती हैं। दोनों अब साथ में निकल पड़े थे टाउन की तरफ, जहाँ सिर्फ और सिर्फ गुस्सैल आदमी मौजूद हैं। अगर जरा भी उनसे बदतमीजी की तो वो शायद उन्हें छोड़ेंगे नहीं। रैग ने अपना ऐसा गेटअप बना लिया था कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाए, और तो और कैन ने उसे समझाया था कि स्ट्रेंजर से वो बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। ट्रैवल करते हुए कैन अपनी बेटी रैग को लेकर एक आदमी के पास पहुंचा जो कि सप्लाईज करता था रिसोर्सेज के। अब वो आदमी कैन के बेटे रैग से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। रैग ने कुछ बताया नहीं, बल्कि कैन उसका इंट्रोडक्शन दे रहा था। वो कहने लगा कि ये मेरा बेटा है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। उस आदमी को तो रैग के ऊपर जरा भी शक नहीं हुआ। इनफैक्ट वो तो कैन के साथ बात करने में बिजी हो गया कि चाइना किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यहाँ तक कि चाइना के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल गर्ल्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे गर्ल्स जो आर्टिफिशियल तरीके से आदमियों की नीड्स को पूरा कर सके और रिप्रोडक्शन करके आगे की जनरेशन बना सके। रैग भी इन चीजों को सुनकर एकदम शॉक रह जाती है, पर कैन ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रुकता और रैग के साथ अपने सारे सामान लेकर लाइब्रेरी में पहुंच जाता है।
रैग अपने हिसाब से उसे जो जो बुक्स पसंद थे वो उसे कलेक्ट करने लगी। पर कैन को अब रैग का बिहेवियर देखकर काफी चिंता होने लगी थी कि कहीं वो उसे छोड़कर चली ना जाए। वो जानता है कि रैग को अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का हक होना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है, जिससे कि कैन अपनी बेटी रैग को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेगा। कैन ने भी अब उस लाइब्रेरी से एक बुक उठा ली थी जिसमें कि डॉटर्स को कैसे रेज करते हैं ये सब लिखा था। अब उसे लग रहा था कि ये पढ़ने से वो रैग को अच्छी तरीके से परवरिश कर पाएगा। थोड़ी देर में ही कैन और रैग अपने जरूरत के सामान लेकर वहां से निकल जाते। रास्ते में रैग अपने फादर से ये लगातार पूछ रही थी कि लेडीज की हाइट काफी ज्यादा होती है, तो फिर उसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही जैसा कि किताब में लिखा था। कैन ने उसे थोड़ा समझाते हुए कहा कि जरूरी नहीं है जो लिखा हुआ है वो एकदम सच होगा, तुम्हें खुद के एक्सपीरियंस पर भी बिलीव करना है। घर पर आने के बाद जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो रैग उस आदमी के बारे में बात करती है जो कि चाइना में हो रहे एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा था। रैग को बिल्कुल नहीं समझता कि दो इंसान से तीसरा इंसान कैसे जन्म लेता है। इसके बारे में वो बहुत ही क्यूरियस तरीके से कैन से पूछने लगी। तब जाकर कैन अपनी बेटी को धीरे धीरे बताता है कि मेल और फीमेल में ऐसी एबिलिटी होती है जो नेचर की तरफ से दी गई है। जब वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक प्रोसेस की वजह से एक दूसरे इंसान को जन्म देते हैं, पर उस आदमी के हिसाब से तो अब बच्चे लेबोरेटरी में भी क्रिएट किए जा सकते हैं। कैन ने ये बात क्लियर कर दिया कि बेबी सिर्फ नेचुरल तरीके से ही परफेक्ट होते हैं, लेबोरेटरी में चाहे कुछ भी बनाई जाए वो नेचर के एकदम खिलाफ है। रैग इस समय पर थोड़ा सा एम्बैरेस फील करती है और अपने फादर से माफी मांगती है, लेकिन कैन इन चीजों के ऊपर डिसअपॉइंट नहीं होता। वो तो रैग को अब समझाने लगा कि धीरे धीरे तुम जब बड़ी होगी तो तुम्हारे बॉडी में भी चेंजेस होंगे, तुम उन चीजों को खुद ही फिगर आउट कर लोगी और शायद तब तक हो सकता है कि सारी चीजें ठीक हो जाए। रैग इन बातों को समझकर अब अपने फादर से अपनी मदर के बारे में पूछती है कि वो कैसी थी और उनका नेचर कैसा था। ये इसलिए क्योंकि रैग के पैदा होते ही उसकी मदर लिली मर गई होती है। कैन तो अब अपनी वाइफ लिली के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया कि वो उससे आज भी प्यार करता है, भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो कनेक्शन शुरुआत में था वो आज तक कैन के साथ है। हमें वो सीन भी दिखाया गया जहाँ पर कैन अपनी मरती हुई वाइफ लिली के गोद में होता है। वो बिल्कुल सोच नहीं सकता था कि उसकी वाइफ छोड़कर उसे चली जाएगी। मरते हुए लिली ने कैन को सिर्फ इतना कहा था कि उनकी बेटी का ख्याल रखना, उसे जो चाहिए वो देना और उसे इंडिपेंडेंट बनाना। वो मोमेंट कैन के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायी था, क्योंकि एक लिली थी जो उसका सपोर्ट सिस्टम थी। एक तरीके से कैन उसके प्रॉमिस को निभा तो रहा है, लेकिन उनकी बेटी रैग को फ्रीडम नहीं दे पा रहा। पर ये सब सिर्फ रैग की सुरक्षा के लिए। रैग तो एकदम से अपनी मदर के ख्यालों में खो गई थी। ऐसा फील हो रहा था कि वो उसके साथ ही है। कैन भी प्रॉमिस करता है अपनी बेटी से कि एक समय ऐसा आएगा जहां तुम इंडिपेंडेंट होगी और कैसे भी अपने मन मुताबिक जी सकती हो। अब सुबह उठने के बाद कैन अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए उस डॉटर को रेज करने वाली किताब को पढ़ रहा था। शायद उसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चल जाए। अब यहाँ फ्यूचर में कभी ऐसी कंडीशन सच में आ जाती है जहाँ पर फीमेल्स पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, तो फिर आखिरकार इंसानी सभ्यता की जनरेशंस आगे कैसे बढ़ेंगी। पहली बात बता दूं कि औरतों और फीमेल्स के बिना तो इंसानी सभ्यता एग्जिस्ट ही नहीं करती। फीमेल्स के बिना तो हम कुछ भी नहीं है, चाहे कितने भी बड़े मुकाम तक पहुंच जाए। लेकिन अगर फिर भी ऐसी कंडीशन आती है और बात रही इंसानी सभ्यता को बचाने की, तो कई सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहले बात आती है क्लोनिंग की, जो आज भी यूज किया जाता है कई सारे एनिमल्स के ऊपर। इस टेक्निक में मेल बॉडी की सेल्स या फिर डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसे फिर फीमेल के डोनेटेड एग या फिर आर्टिफिशियल एग के अंदर डाल दिया जाता है। फिर उनके कॉम्बिनेशन की मदद से वो आर्टिफिशियल तरीके से एक एम्ब्रियो बनाते हैं और यही एम्ब्रियो एक नए इंसानी बच्चे का जन्म करता था। खैर ये सारी टेक्निक तो अभी बहुत रेयरली यूज की जाती है, लेकिन जब सारी फीमेल्स खत्म हो जाएंगी तो शायद इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का, जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से मेल स्पर्म्स का यूज करके लेबोरेटरी में जनरेशन आगे बढ़ाई जा सकती है। पर ऑब्वियस बात है कि फीमेल एग के बिना ये काम एकदम मुश्किल है। अब बच जाती है सबसे लास्ट टेक्निक, जो होती है जेनेटिक रिप्रोग्रामिंग, या तो इसे कह सकते हैं सेक्स कन्वर्जन, यानी कि मेल को किसी भी तरीके से फीमेल में कन्वर्ट करना। इस समय जो टेक्नोलॉजी चल रही है आर्टिफिशियल तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो भले ही जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगी वो उतनी ज्यादा नेचुरल नहीं होंगी, पर उससे इंसानी सभ्यता आगे बढ़ सकती है। पर यहाँ तो कॉन्सेप्ट कुछ और ही था। कैन जब अपने घर में बैठा ही था तभी उसकी नजर गई खिड़की के दूसरी तरफ मौजूद कई सारे लोगों के ऊपर। वो तो मेल मेंबर्स का ग्रुप था जो इसी तरफ बढ़ता चला आ रहा होता है। कैन बहुत ही ज्यादा घबराकर वहाँ पर छुप जाता है। कैन जल्द से जल्द रैग को बचाने के लिए उसे एक अलमीरा के अंदर छुपा देता है और वहाँ से फिर धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है। बाहर की तरफ से उन मेल मेंबर्स की आवाजें आ रही थी और वो दरवाजा ओपन करने के लिए कहते हैं। कैन उनसे पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। मेल मेंबर्स ने यही सिंपली कहा कि उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए था और उन्हें देखना है कि आखिर यहाँ पर कौन कौन रहता है।
उनके बहुत ज्यादा बोलने पर भी कैन बिल्कुल भी दरवाजा ओपन नहीं करता और उन्हें चले जाने के लिए कहता है। उनमें से एक मेल मेंबर तो ये कहने लगा कि तुम वही आदमी हो ना जिसके साथ उसका बेटा है और वो कुछ समय पहले टाउन में आए थे रिसोर्सेज जमा करने के लिए। कैन ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन वो ये समझ गया था कि ये लोग इतनी आसानी से नहीं जाने वाले, इसीलिए वो तुरंत ही ऊपर की तरफ जाता है और अपनी बेटी रैक को उठाकर उस पीछे वाले रास्ते से निकल जाता है जो उसने खुद बनाया था। यानी कैन का अंदाजा एकदम सही निकला और वही रास्ता उनके काम आ रहा होता है। जल्द से जल्द उन्होंने सारी रिसोर्सेज इकट्ठा किए और फॉरेस्ट के अंदर भाग गए। वो सारी मेल मेंबर्स तो अब दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए होते हैं, पर अफसोस उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। कैन और रैक को वापस से एक बार फिर भागना पड़ा और वो ट्रैवल करते हुए एक अबैंडन चर्च में आ जाते हैं। चर्च के सारी खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक रात यहीं गुजारेंगे। अब यहाँ रैक को और ज्यादा परेशानी हो रही होती है क्योंकि वो एक जगह पर रुक ही नहीं पा रहे। रात के समय रैक अपने फादर से कह रही थी कि इस समय तो आप हमारे साथ थे, लेकिन तब क्या होगा जब वो अकेली होगी और ऐसे ही कई सारे लोग उसे ढूंढते हुए आ जाएंगे। अब तो रैक और ज्यादा डर रही थी क्योंकि उनके सप्लाईसेस भी खत्म होते जा रहे थे। कैन अब अपनी बेटी को यही बात कहता है कि हमें आगे की नहीं सोचनी है, आज जिस तरीके से हम जीते जा रहे हैं वैसा ही कंटिन्यू करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें रुकना नहीं है और हताश नहीं होना है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वो आराम से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। पूरी रात भर कैन रैक को इसी तरीके से समझाता रहा और अब सुबह हो जाती है। वो तुरंत ही वहाँ से निकल रहे थे क्योंकि ज्यादा टाइम तक वो उस जगह पर नहीं रह सकते। कई लोगों ने उन्हें देख लिया था और ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कैन ने तो अब अपनी बेटी को कहा कि वो उसके ग्रैंड मदर के घर पर जाएंगे जो पहाड़ों के बीचों बीच है और यहाँ से उसकी दूरी बहुत ज्यादा थी। उस जगह पर हो सकता है कि वो लोग एकदम सुरक्षित रहेंगे। अब रैक का यहाँ क्वेश्चन था कि अगर उसके ग्रैंड मदर का घर इतना सेफ है तो वो पहले क्यों नहीं गए। कैन ने फिर साफ कह दिया कि वो जिस जगह पर रहती है वहाँ रिसोर्सेज की बहुत प्रॉब्लम है, हमें अपने फूड ढूंढने और बनाने के लिए बहुत मुश्किलें झेलनी होंगी। पर अब कंडीशन कुछ ऐसी बन गई है कि जिंदगी से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए ये राइट टाइम था कि वो ग्रैंड मदर के घर पर जाकर एकदम सेफ रहे। कैन के पास तो एक टेंटेटिव मैप भी होता है जिसे फॉलो करते हुए वो माउंटेन पर पहुंच जाएंगे जहाँ रैक की ग्रैंड मदर का घर है। ये रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है तो उन्हें अपने लिए सप्लाईसेस इकट्ठा करके रखने होंगे। रैक भी अब कैन का साथ पूरी तरीके से देती है और वो दोनों निकल पड़े अपनी ग्रैंड मदर के घर पर जाने के लिए। आसपास अब बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी और टेम्परेचर गिरता जा रहा था। अब एक रोड पर आने के बाद कैन को एक कार दिखाई देती है जिससे वो लिफ्ट मांगने लगा। वो एक अच्छा लड़का था जो उनकी मदद कर देता है और उन्हें गाड़ी में बिठाकर आगे जाने लगता है। कैन ने उस लड़के को उस लोकेशन के बारे में बताया कि कैसे वो उस जगह पर पहुंच सकता है। लड़के को जितना पता था उसने बता दिया। अब ये लड़का भी कैन की बेटी को देखकर यही समझ रहा था कि वो एक मेल है, इसीलिए वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। अब वो लड़का कैन से एक ऐसी बात कहता है जिससे वो एकदम शॉक रह गया। वो बताने लगा कि तुम इतनी दूर जाने के बजाय हमारे प्लेस पर चले आओ जहाँ पर सारी चीजें अच्छी तरीके से अवेलेबल हैं। हम अपने रिसोर्सेज खुद ही उगाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं। यहाँ तक कि उनके प्लेस के अंदर कई सारे बंकर्स बनाए गए हैं जहाँ पर वोमेन्स रहती हैं। यानी उनकी कम्युनिटी में अभी भी वोमेन्स जिंदा हैं जो एकदम छुपते छुपाते हुए रहती हैं। उन्हें बाहर निकलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं और वो खुद उनकी मदद करता है ताकि टाउन से रिसोर्सेज उनके पास लेकर चले जाएं। कैन एकदम अजीब तरीके से उसकी तरफ देख रहा था क्योंकि एक मजाक लग रहा होता है। उसे सिर्फ इतना पता है कि पृथ्वी पर अब बिल्कुल भी वोमेन नहीं मौजूद है। तो फिर ये लड़का तो एकदम रूल्स तोड़ने वाली बात कर रहा था। रैक भी पीछे मौजूद होकर ये सारी बातें सुन रही होती है। उसका तो वहाँ पर जाने का मन करने लगा था और बाकी वोमेन से मिलने का, लेकिन कैन को यहाँ कुछ अजीब लगता है और वो उस लड़के पर शक करने लगा। तुरंत ही उसने गाड़ी रुकाई और बाहर निकल गया रैक को लेकर। वो लड़का उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उन्हें डैमेज नहीं पहुंचाएगा, वो तो एक अच्छा लड़का है और दूसरों की मदद करता है। पर अब कैन को सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की सलामती दिख रही थी। उसने अब उस लड़के से उसकी कार मांगी क्योंकि उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। कैन ने कहा कि अगर लड़ाई करनी है तो मुझसे कर लो, लेकिन मैं कार लेकर जा रहा हूँ। उस लड़के को उनकी मजबूरी पता थी, इसीलिए उसने रोका ही नहीं। कैन सीधा अपनी बेटी रैक को वहाँ पर बिठाता है और कार लेकर चला जाता है। एक तो उस लड़के ने उन दोनों की मदद की, पर कैन इस समय बेबस हो चुका था। उसे सिर्फ अपनी बेटी के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। आसपास का माहौल का टेम्परेचर अब बहुत ही कम हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उस मैप को फॉलो करते हुए आखिरकार माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ा फॉरेस्ट में चलने के बाद वो एक घर के पास पहुंचे जो एक्चुअल में रैक की ग्रैंड मदर का था। दरवाजे पर दस्तक देने पर कुछ लोगों ने ओपन किया, लेकिन ये उसकी ग्रैंड मदर नहीं थी। वहाँ पर तो कुछ अनजान 3 बूढ़े आदमी रह रहे होते हैं। कैन ने जब उन सभी से पूछा कि यहाँ पर तो रैक की ग्रैंड मदर रहा करती थी। अब उन्हीं में से एक बूढ़ा आदमी कहने लगा कि हम यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं और जब हम इस घर के पास आए थे तो ये पूरा खाली था। कैन अंदाजा लगा सकता है कि उसकी ग्रैंड मदर शायद मर चुकी हो।
अब कैन के कहने पर वो सभी बूढ़े आदमी उन्हें घर के अंदर रुकने के लिए इजाजत दे देते हैं। कैन अपनी बेटी रैग को लेकर ऊपर की तरफ चला गया बिना ये इन्फॉर्म किए कि वो एक लड़की है। वो यही शो कर रहा था कि वो उसका बेटा है और कुछ दिनों तक वो यहीं पर रुकेंगे। ऊपर जाकर उन्होंने रहने की सारी तैयारियां कर ली थी। अब उन तीनों में से एक बूढ़ा आदमी होता है जो उन्हें नीचे बुलाकर खाने की चीजें प्रोवाइड कर रहा था। कैन और रैग इस जगह पर अपने आप को एकदम सेफ फील कर रहे होते हैं, इसीलिए अब शायद उन्हें टेंशन लेने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं। रैग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम उस बूढ़े आदमी के साथ बिताया करती और वो दोनों साथ में खेला भी करते। कैन भी अब जाकर थोड़ा खुश था कि रैग को अब जाकर थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी पा रही है। अब यहाँ कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा आदमी कैन के पास आकर कहने लगा कि ये तुम्हारी बेटी है, इसका क्या सबूत है? लेकिन कैन बताता है कि वो मेरा बेटा है, पर वो बूढ़ा आदमी सच्चाई बताने लगा कि उसे पता है कि वो तुम्हारी बेटी है और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस पूरे माहौल में मैंने अपनी वाइफ और कई सारी डॉटर्स को खोया है, तो इसका दर्द मैं समझ सकता हूँ कि तुम ये सारी चीजें क्यों छुपा रहे हो। कैन ये सुनने के बाद अपनी रियलिटी रिवील करता है कि वो मेरी बेटी है। वो तो उस बूढ़े आदमी को अपने फैमिली फोटो भी दिखाता है कि उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ थी, लेकिन वो प्लेग के दौरान मारी गई। कैन बहुत ही ज्यादा उदास था उस समय पर बूढ़ा आदमी उसे सपोर्ट करता है। उसने कहा कि समय बहुत ही अच्छी चीज है, उसके बीतने के साथ साथ हमारे सारे घाव भर जाते थे। इस वक्त हमारे जितने भी मेंबर्स जिंदा हैं, हमें उनके साथ ही आगे बढ़ते रहना है। कैन ने तो साफ कह दिया कि वो अभी तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए जिंदा है। रात होने पर वो अपनी बेटी के साथ हमेशा की तरह कहानियां सुनाते हुए सो जाता है। एक यही पल था जो उन्हें पूरी दुनिया में सबसे अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें क्या पता कि जल्दी ये सब खत्म होने वाला है। अगले दिन जब वो उठ रहा था तो अचानक कैन की नजर कुछ लोगों के ऊपर गई। वो 3 लोग थे जो उनकी घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तुरंत ही कैन डर के मारे उन बूढ़े आदमियों से पूछने चला गया कि आखिर ये लोग कौन है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी तो सीधा जाकर दरवाजा बंद कर देता है। यानी कहीं न कहीं कैन समझ चुका था कि इस बूढ़े आदमी ने हमें धोखा दिया है, उसी ने ही उन तीनों आदमियों को बुलाया था। कैन बहुत ही ज्यादा घबराकर अपनी बेटी रैग को ऊपर की तरफ लेकर जाता है और वहाँ पर छुपे रहने के लिए कहता है, पर उन तीनों लोगों के चंगुल से उन्हें यहाँ से निकलना होगा। इसीलिए कैन ने अपनी बेटी रैग को एक छोटी सी खिड़की से बाहर निकाला और वो थोड़ी सी ऊंचाई पर होता है। अगर रैग को इस तरीके से छोड़ दिया गया तो उसका पैर भी टूट सकता था, लेकिन कैन फिर भी ये करता है और रैग को कहता है कि तुम्हें इस बार खुद की प्रोटेक्शन करनी होगी। बहुत मुश्किलों से कैसे भी करके उसने रैग को छोड़ दिया और रैग अच्छी तरीके से लैंड कर जाती है और आगे बढ़ती है। पर कैन जब निकलने का ट्राई करता है तो एक आदमी उसके ऊपर टूट पड़ा। दोनों में बहुत ही ज्यादा खींचातानी होती है और एक दूसरे को वो मार भी रहे थे, लेकिन कैन ने कैसे भी उसी का हथियार लेकर उस आदमी को मार दिया। पता चला कि उस आदमी का दूसरा साथी भी आ गया और वो उसे नीचे खींचने लगता है। कैन को पता था कि अगर वो अपनी बेटी को अकेला छोड़ देगा तो ये लोग उसे मार देंगे, इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है और उस दूसरे आदमी को भी मार देता है। कैन अब जैसे ही नीचे आया तो पता चला कि वो दोनों बूढ़े आदमी मारे गए हैं। यानी यहाँ पर वो तीसरा यंग मैन मौजूद है जो कि उसकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो पता चला कि वो तीसरा आदमी कैन के ऊपर कूद पड़ा। वो तो शुरुआत से ही कैन को काफी ज्यादा डैमेज देता है और उसे गोली भी मार देता है। अब देखने से लग रहा था कि कैन बचेगा नहीं, उसे तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी और वो तो लड़ भी नहीं पा रहा था। पर तभी अचानक पीछे से एक गन शॉट की आवाज आती है। वो किसी और ने नहीं बल्कि रैग ने चलाई थी और उस तीसरे आदमी को उसने खत्म कर दिया था। यानी इस मोमेंट पर कैन द्वारा सिखाई गई शिकार की टेक्निक काम आ रही है और आखिरकार वो बच गए हैं। कैन अपनी बेटी रैग को सही सलामत लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो बहुत घायल हो चुका था। वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा घर होता है जहाँ सबसे पहले वो थोड़ा आराम करने के लिए इंटर करते हैं। रैग ने कैसे भी करके अपने फादर के बॉडी में से वो बुलेट निकाली जो उसे लगी थी। कैन इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो एकदम से बेहोश हो जाता है। वो इसी चिंता में लगा रहा कि उसके बिना उसकी बेटी का क्या होगा। वो ना तो सरवाइव करना जानती है और ना ही वो कैसे बच पाएगी, इसका अंदाजा उससे बिल्कुल नहीं होता। अब थोड़े समय के बाद जब कैन ने अपनी आंखें खोली तो वो एकदम चौंक गया। वो बाहर आकर देखता है कि उसकी बेटी रिसोर्सेज जमा कर रही है और वहाँ खाना बनाने के सारे काम से लेकर अपने फादर की प्रोटेक्शन करना और उसकी देखरेख करना, ये सब उसकी बेटी बड़े आराम से कर रही थी। अपनी बेटी को इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनता हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो उठा। यानी इतने सारे खतरनाक कंडीशन देखने के बाद शायद रैग अब बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। वो जानती थी कि खुद की देखरेख के साथ साथ वो अपने फादर को भी संभाल सकती है। रैग ने तो यहाँ पर अपने फादर से कहा कि वो बूढ़े आदमी कह रहे थे कि न्यूयॉर्क में कोई ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर वोमेन्स को अच्छी तरीके से सेफ रखा जाता है, तो हो सकता है कि वो वहाँ पर चले जाएं और बच जाएं। बट यहाँ कैन को कुछ अंदाजा नहीं था कि वो बातें सच हैं या फिर झूठ। आखिर वो जगह कितनी ज्यादा दूर है उन्हें अंदाजा नहीं था। कैन बहुत ही ज्यादा रोने लगा और रैग जाकर उसे कंफर्ट देती है। वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए क्योंकि उन दोनों का उनके अलावा कोई और नहीं था।
वो आगे बढ़ने के लिए किसी और पर भरोसा कर ही नहीं सकते। पता नहीं उनका क्या होगा, लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।